तो बिहार का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमारा इतिहास जो स्थापित इतिहास अभी फ़िलहाल है, जो एनसीईआरटी किताबों में पिछले 10-20 साल से चल रहा है, वहीं स्थिर रहना चाहिए कि कोई परिवर्तन नए आलोक में करना चाहिए? इसको थोड़ा सा डीपर मीनिंग के रूप में बताएं। ऑनेस्टी बहुत बड़ा शब्द है, इसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे। आइए, यस। छोड़ दीजिए, बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग सर। बैठ। आशुतोष, यस। अच्छा, अब क्यों सिविल सर्विस में आना चाहते हैं? पब्लिक सर्विस देना चाहते हैं। पब्लिक सर्विस देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने अपना ग्रेजुएशन 2019 में किया, यस सर। उससे लेके अभी तक क्या कर रहे हैं? उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की है, अच्छा, कोचिंग किया मैंने। उसके बाद यूपीएससी के अटेम्प्ट, सिविल सर्विसेज में अटेम्प्ट दिए हैं यूपीएससी में। एक बार मेंस लिखा है 2023 में। आईबी का एग्ज़ाम दिया था। ओके, तो आप लगे हुए हैं यस। प्रतियोगिता में, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट भी हैं, तो बिहार का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है? और सबसे पहले 16 महाजनपदास जो बने थे 6th सेंचुरी बीसी में, उसमें मगध सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपदास के तौर पे उभर के आया था। और उसमें जो उसके जो एक शासक थे अशोक जो थे, उन्होंने एक सबसे पहला एम्पायर इंडिया में बनाया था। वो इम्पोर्टेंस है उनकी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी थी, वो कार्यशाला उनकी जो थी डिपार्टमेंट। चलिए, एक महाजनपदा की होगी बात, और भी कोई हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है बिहार का? नालंदा है बिहार में। नालंदा है, बहुत अच्छी बात है। नालंदा यूनिवर्सिटी है बिहार में। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ है, जो सिख के 10th गुरु हैं, पटना साहिब गुरुद्वारा। और बताइए। महाबोधि टेम्पल है बुद्धा ने वहाँ पे महाबोधि बोध गया में। क्या हुआ था उनको? उन्होंने मेडिटेशन किया था, तो वहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और अभी रिकॉल नहीं कर। अच्छा, एक तो जो पृष्ठभूमि थी बिहार की, वो बताइए आज के दिन में बिहार के क्या क्या चैलेंजेस? बिहार का चैलेंजेस ये हैं कि बिहार में सबसे पहले तो गंगा नदी जो है वो ज्योग्राफिकल है, स्टेट को बाइफर्केट करती है, नॉर्थ बिहार साउथ बिहार। तो बिहार की सबसे बड़ी ज्योग्राफिकल कैलेमिटी ये है कि नॉर्थ बिहार में फ्लड आते हैं हर साल। कोसी जो सौर ऑफ बिहार माना जाता है, और साउथ बिहार में ड्राउट आते हैं। तो ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है बिहार के लिए। और जबकि बिहार में 80% के आसपास प्राइमरी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो ये हमारे बिहार को कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है हमारे बिहार के लिए। तो इस पर अभी सरकार काम कर रही है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स बना रही है। उसके बाद हमारा लेबर और ब्रेन ड्रेन दोनों हो रहा है बिहार से। वहाँ पे इंडस्ट्री लेबर इन द सेंस कि माइग्रेंट लेबर की इशूज़ हैं, और वहाँ पे इंडस्ट्रीज उतनी नहीं आ पाई हैं जितनी आनी चाहिए थी। इस दिशा में सरकार कुछ कार्य कर रही है जिससे कि ज़्यादा उद्योग आए, इंडस्ट्री आए वहाँ बिहार में? जी सर, बिल्कुल काम कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट ने 7 निश्चय योजना बनाई है, 2015 से ये चल रहा है, अभी तीसरे चरण में है। और 4th एग्रीकल्चर रोड मैप आया है बिहार में। वहाँ उसके बाद फिर मखाना के प्रोडक्शन के लिए बिहार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और मखाना बोर्ड की भी स्थापना की गई है दरभंगा में। अब मखाना तो एक लिमिटेड एरिया में ही होता है बिहार के, बिहार तो बहुत बड़ा है, और एग्रीकल्चर आप बताए कि 80% लोग उसी पे डिपेंडेंट हैं।
कुछ ऐसी कृषि की व्यवस्था की जानी चाहिए बिहार में, आपके समझ से क्या होनी चाहिए जिससे कि सभी को फायदा हो और उसका अच्छा मूल्य मिले किसानों को। जो मुख्य अभी जो उपज होती है उस उपज से तो बहुत ज़्यादा उनको आमदनी नहीं होती, उनका विक्रय भी कोई बहुत ढंग से नहीं होता। Yes. तो क्या ऐसा करना चाहिए, क्या रेवोल्यूशन आना चाहिए इसमें? सर मेरे हिसाब से बिहार में सबसे पहले जो परेशानी है एग्रीकल्चर को लेके कि छोटे एरिया में लैंड डिवाइडेड है बहुत ज़्यादा, छोटे फार्मर्स बहुत हैं। तो एक लैंड पूलिंग की पॉलिसी सरकार को लानी चाहिए, लोगों में जागरूकता ला के कि कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरफ उनको जागरूक करना चाहिए। उसके बाद फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस बनाना चाहिए कि स्टोरेज सिस्टम भी होना चाहिए, सीडलिंग्स की अच्छी उनको सीडलिंग फर्टिलाइज़र इरिगेशन की अच्छी व्यवस्था उनको दी जानी चाहिए। उसके बाद है ना, उसके बाद रोड कनेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और बिहार के प्रोसेसिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बिहार में आनी चाहिए जो सनराइज सेक्टर के तौर पे उभर सकती है बिहार में। बिहार में आपने लिटरेसी रेट पता है आपको? मेल एंड फीमेल का लिटरेसी रेट अभी क्या है, परसेंटेज क्या है? जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ मेल का 71% के आसपास और फीमेल का 51% के आसपास। तो बड़ा गैप है इसमें। यस सर। तो इस गैप को कैसे पाटा जाए? उस गैप के लिए सरकार 35% रिजर्वेशन के पॉलिसी रिजर्वेशन को से लाइए। एजुकेशन में क्या फर्क पड़ेगा? रिजर्वेशन से फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि वुमेन को फिर अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि आगे चल के उनको नौकरी मिल सकती है, तो वो पढ़ाई के लिए ज़्यादा जागरूक होंगे। अभी पैट्रियार्कल सोसाइटी के जो नोशन को उसको ब्रेक करने में हेल्प मिलेगा। महिलाओं की शिक्षा के लिए बिहार सरकार ने क्या किया है? महिलाएं की शिक्षाओं के लिए जो पॉलिसीज आई थी, जो उनको दूर दराज से जो महिलाएं जाती थी उनको बाईसाइकिल देने की योजना बनाई थी सरकार ने। उसके बाद फिर और कुछ अभी याद नहीं। ठीक है, ओके। आशुतोष गृहरी जी, आपने तो उच्च शिक्षा हासिल की हुई है, हिंदू कॉलेज में 72% आपके नंबर हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं। यस। टॉपर आप ही थे या क्लास में? टॉपर था। टॉपर हैं, अच्छा ठीक है। तो ये इतिहास को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि छेड़छाड़ की जा रही है और कुछ लोग का कहना है कि समय बदलने के साथ एक नए चैलेंजेस आते हैं, नए एविडेंसेस आते हैं और हमारा अप्रोच बदलता है, तो हिस्ट्री लेखन भी अलग से हो जाना चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमारा इतिहास जो स्थापित इतिहास अभी फ़िलहाल है, जो एनसीईआरटी किताबों में पिछले 10-20 साल से चल रहा है, वहीं स्थिर रहना चाहिए कि कोई परिवर्तन नए आलोक में करना चाहिए? सर नए नए एरियाज़ में मुझे लगता है कि हिस्ट्री से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, नया व्यू पॉइंट्स हमेशा देना चाहिए। उस व्यू पॉइंट के ऊपर आदमी को अपने नैरेटिव को बनाना चाहिए। जो स्थापित है वो भी, जो पहले से जो इस हिस्ट्री बनी हुई है वो भी तो हिस्टोरियंस ने बहुत जांच पड़ताल करके, बहुत उस पर रिसर्च करके तभी लिखा होगा। और हमेशा यूँ होता है कि प्राइमरी सोर्स जो होती है उस पर वो ऑथेंटिक सोर्स होती है, हमेशा जो सेकेंडरी सोर्स होती है वो हमेशा कुछ इंटरमिक्सिंग होता है उसके साथ, कि आदमी फिर अपने अपने नैरेटिव को उसमें देने लगते हैं। जैसे कि अब बोला जाता है कि इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो एकदम प्राइमरी सोर्स हैं, तो वो जो नॉलेज देते हैं हमें, वो जो हमें बताते हैं उस सोसाइटी, उस काल के बारे में, वो टेक्स्ट नहीं बता सकती है। टेक्स्ट इसलिए नहीं बता सकती है क्योंकि लोग फिर उसमें अपना अपना सेकेंडरी नॉलेज और दूसरा सोसाइटी वो पर्सपेक्टिव डालने लगते हैं एज ओल्ड के साथ। इंटरप्रिटेशन तो बदल सकता है ना? इंटरप्रिटेशन बदल सकता है, उस इंटरप्रिटेशन से फिर उस सोसाइटी को समझने का। डॉक्टर रंजीत गुहा ने इंटरप्रिटेशन को कैसे बदला? नाम सुना है? नाम सुना है सर। सबअल्टरन स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी सुनी है? यस सर। क्या है, कैसे बदला? सबअल्टरन स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी ये है कि जो नीचे तबके के लोग थे जिनके बारे में कभी बात ही नहीं की गई, उनके बारे में बात की गई थी इसमें। और जो
अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि बिहार के बाद जैसे ही नाम चलता है, दुर्भाग्य, आप दिल्ली में पढ़ते होंगे, आपने भी सुना होगा लोगों को बातचीत करते हुए बिहार के बारे में कुछ नकारात्मक बातें लोग करने लगते हैं। लेकिन बड़ी तेजी से परिदृश्य बदल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारा सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट या स्ट्रेंथ क्या है बिहार में? हर राज्य के कुछ अपने स्ट्रेंथ होते हैं, वीकनेसेस होते हैं, हमारे स्ट्रेंथ्स क्या हैं? हम एक सबसे पुरानी सभ्यता के तौर पे और एजुकेशनल सेंटर सबसे पुराना जो नालंदा था वो उसके तौर पे उभर के आते हैं, तो हम लोग एजुकेशन के बेसिस पे अपना स्ट्रेंथ है हमारा सबसे ज़्यादा। ठीक है, और उसी में तो सबसे ज़्यादा गड़बड़ी की बातें की जा रही हैं। और क्या स्ट्रेंथ है बिहार का? और सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कोई स्ट्रेंथ नहीं सोच पा रहे हैं? सर। स्ट्रेंथ है बिहार के लोगों में। डेमोग्राफिक डिविडेंड हो, वाटर हो, यस सर। फर्टाइल लैंड हो, कुछ भी, कोई भी हाँ, स्ट्रेंथ हाँ, आपको नहीं दिख रहा है यस बिहार में? सर। अपने राज्य में तो कुछ दिखना चाहिए आपको नहीं, ना। नहीं, वही उसी पे वाला था, सॉरी। बिहार के लोगों में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हम लोग उसका सबसे बेहतरीन पॉइंट मुझे ये लगता है कि बिहार के लोगों में ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा है। तो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम चैनलाइज कर लिया जाए तो बिहार बहुत तेज़ी से है ना। ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा है, ये बात अतिशय प्रेम होने की वजह से कह रहे हैं नहीं अपने सर, राज्य से, या आपके पास कोई इसका सबूत है? सबूत नहीं है, मतलब कि मैं लोगों को वहाँ पे बचपन से रहा हूँ तो लोगों में देखता हूँ कि लोगों में आत्मीयता बहुत ज़्यादा है एक ठीक दूसरे है, को लेके। मुझे ठीक। ये लगता है कि ठीक, थैंक यू। आशुतोष, यस ऑनेस्टी आपका स्ट्रांग पॉइंट है, यस। कैसे फॉलो करते हैं लाइफ में? मैं कोशिश ऑनेस्टी को कैसे लेके आते हैं अपने जीवन में? मैं कोशिश ये करता हूँ सर कि कुछ, मुझे ये लगता है कि हर इंसान को पता होता है कि कब वो गलत कर रहा है, कब वो सही कर रहा है। मैं जहाँ तक हो सकता है कि सही काम करने का प्रयास करता हूँ और मतलब अपने अपने स्तर से मैं यही चाहता हूँ कि गलती ना हो। इसको थोड़ा सा डीपर मीनिंग के रूप में बताएं। ऑनेस्टी बहुत बड़ा शब्द है, इसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे अपने डे टू डे लाइफ के अंदर? तो ऑनेस्टी का मेरे लिए पर्सपेक्टिव ये है कि अपने आप से झूठ नहीं बोलना, सबसे बड़ा बात। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि अगर मुझे सुबह उठना है तो मैं उठूँ वो तो उसमें। डिसिप्लिन की बात आ गई। हाँ, तो जो आप कह रहे हैं वो कुछ थोड़ा सा अलग है, दोबारा कहिए जो आपने पहले कहा। मैं खुद से झूठ ना झूठ बोलूं। ना बोलूं, जी सर। तो ऑथेंटिक होना, मतलब कि आप जेन्युइन रहें जो हैं। जी सर। लेकिन सुबह उठने का जो इससे जोड़ देना वो तो डिसिप्लिन का इश्यू बन जाएगा, ना कि ऑनेस्टी का। डिसिप्लिन डिसिप्लिन है बिल्कुल है सर, लेकिन सुबह उठने के माइंड फिर ये बोलता है कि अपने व्यू पॉइंट देने लगता है कि अरे अब आज ये है, लेट हो रहा है, आज वो है, ऐसे करके दिमाग वेरियस पॉइंट्स बना देते हैं। तो उस पर फिर आप कायम रहने का मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं लगता कि डिसिप्लिन जो है काफ़ी चीज़ों को अपने शामिल करके एक बड़ा शब्द बनता है, जैसे कि इंटेग्रिटी, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आपका जो एक्शन है अलाइन होना चाहिए। जी सर। कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं तो आप ऑनेस्ट नहीं है। अगर आप अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपने एक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो आप अकाउंटेबल नहीं है। जी सर। आप जो हैं वो नहीं दिखाते, कुछ और ही दिखाते हैं, आप ऑनेस्ट नहीं है। जी सर। हाँ, और फेयर डीलिंग नहीं है आपकी, लोगों से इस तरह से बात करते हैं कि आपका फ़ायदा हो जाए चाहे उनका नुकसान हो जाए। जी तो सर। ऑनेस्टी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जी सर। अच्छा, ओके, पुलिस फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं आप? जी सर। ओके, तो आप मुझे ये बताएं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन सब जगह ही होता है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्या वजह हैं जिनकी वजह से बिहार में क्राइम वुमेन के खिलाफ होता है? 5 रीज़न बताइए। सबसे पहले पैट्रियार्कल नोशन जो है बिहार में, एक सॉरी, पैट्रियार्कल सोसाइटी। पेट्रियार्की, ओके। दूसरा कि कास्ट बायसनेस बहुत ज़्यादा है बिहार में एक दूसरे को लेके। नहीं, मैं तो वुमेन के खिलाफ जो क्राइम है उसको ज़्यादा अलाइन करिए। लैक ऑफ एजुकेशन एक पॉइंट है। तीसरा कि वुमेन में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है अपने राइट्स को लेके। सर 3 ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। अच्छा, तो इनको निवारण कैसे करेंगे? आप पुलिस फोर्स में जाएंगे तो कैसे इन्फोर्स करेंगे कि ये चीज़ें ना हो या कम हो? सर मैं क्या सोच बनाएंगे आप? सर अभी करेंटली सोच नहीं पा रहा हूँ। ओके, और लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मजबूत किया जा सकेगा आपके विचारों से? सर लॉ एंड ऑर्डर को
अब इम्पार्शियल होकर डिसीजंस लेने पड़ेंगे हमें। सबसे पहले इसी से लॉ एंड ऑर्डर होगा, क्योंकि हम यही देखते हैं कि पार्शियलिटी के साथ डिसीजन लेते हैं तो सोसाइटी में क्रिमिनल्स का ज़्यादा बढ़ावा होता है। और दूसरे की जो सरकार जो नियम बनाती है उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में हमारा हेल्प होना चाहिए। लॉज को भी इम्प्लीमेंट करने में प्रॉपर हेल्प होना चाहिए, तभी हम सोसाइटी को एक बैलेंस सोसाइटी बना पाएंगे। ओके, थैंक यू। आशुतोष, अभी हमारा फॉर्मल इंटरव्यू समाप्त होता है, अभी आपको कुछ फीडबैक देंगे, ठीक है? एक तो थोड़ा चेहरे पे मुस्कान लाइए, है ना? बिल्कुल आप एकदम सीरियस बैठे हुए थे, तो थोड़ा सा सहज रहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पूरा पॉइंट नहीं बता पाते हैं आप, है ना? 1-2 पॉइंट के बाद में फिर आप या तो सॉरी बोल देते हैं या अभी पता नहीं है करके या देखेंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जो टॉपिक्स हैं बिहार से रिलेटेड है या जो इशूज अभी चल रहे हैं आपके नेशनल इंटरनेशनल, सभी पॉइंट्स को लिख लीजिए और उसके की पॉइंट्स बना लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो कम से कम आप 2-3 पॉइंट तो बता पाएँ, ठीक है? अब जैसे सर ने पूछा आपसे कुछ अपना बताइए कि महिलाओं के लिए क्या था, तो ये तो आप बिहार के रहने वाले हैं, सब कुछ है, तो अच्छा, प्लस आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो इतना तो सोचना ही पड़ेगा कि भाई हाँ, अगर करना पड़े तो ये करूँगा पुलिस में, महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं। आउट ऑफ बॉक्स भी कुछ सोचना पड़ेगा, तो भी सोचना चाहिए, बोलना चाहिए। अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब है कि इतने अच्छे स्टूडेंट हैं आप, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आप अपने तरफ से आउट ऑफ बॉक्स कुछ नहीं बोल पाते हैं या अपना कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करते, है ना? तो ओपिनियन फॉर्म करना एक ऑफिसर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्या है कि ये जो आपका इंटरव्यू है पर्सनालिटी टेस्ट है, ठीक है? इसमें थोड़ा सा निखार लाने की आवश्यकता है आपको, ठीक है? तो इस ढंग से आप तैयारी करें। तो बाकी ड्रेस वगैरह बहुत बढ़िया है। चला जाता है आदमी तो उसकी मेधा, तो काफ़ी दिनों से लगता है आपने बातचीत इंटरेक्ट नहीं किया है, फॉर्मल ग्रुप्स में नहीं बैठे हैं, तो इतने ब्राइट स्टूडेंट हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चे तो ऐसे हैं कि बहुत मुखर हो जाते हैं। जैसे मैंने बात किया कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, इमेजिन कीजिए कि हिंदू कॉलेज में बस छोड़ के आप बता रहे हैं अरे ये खूबी है, ये खूबी है, तो ऐसे बोलते समय आप बिल्कुल जैसे कुछ बता नहीं पा रहे थे, तो बड़ा अजीब सा लगा। ये इतना कोई सवाल अपने आप में कोई मुश्किल नहीं था, हल्की सी कल्पनाशीलता चाहिए और बातों को कहने का ढंग, तो इस पर थोड़ा काम करिए। आपके पास काफ़ी टाइम है, मार्च तक है, ठीक है ना? थोड़ा सा और अलर्ट रहना है, मुखर होना है, रेलिवेंट चीज़ें पढ़िए, बिहार का अखबार पढ़िए और थोड़ा वाद विवाद करिए पढ़े लिखे बच्चों के साथ बिहार की संबंधी बातों को लेकर। यू आर वेरी गुड कैंडिडेट, स्टैंड अ गुड चांस। ऑल द बेस्ट। आशुतोष, फर्स्टली यू आर वेरी वेल ड्रेस्ड। टाई को थोड़ा डिज़ाइन के बगैर पहनेंगे तो बेहतर होगा, प्लेन कलर, अच्छा, जो भी ब्लू कलर ले लीजिए। लॉजिकल हैं और एनालिटिकल भी हैं, लेकिन जो आप कोई ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं जो आपने पहले पढ़ा ना हो, तो उसके बारे में सोच के बोलने में थोड़ी सी तंगी आती है। जैसे कि क्राइम के बारे में मैंने बात की अभी आपसे। सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है आपका और थ्रू आउट आप सहज तरीके से बैठे हुए कंफर्टेबल हैं। 1-2 बातों का ख्याल करेंगे। अपने पर्सनल पर्टिकुलर्स को आप अच्छी तरह से उनके गहराई में स्टडी करिए। जो भी लिखा हो डेफ में, वो डेफ उनके पास नहीं जाएगा, एप्लीकेशन उनके पास नहीं जाएगी, उनके पास कोई डिटेल नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो पूछ सकते हैं आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आइडियल पर्सन कौन है, गेम्स क्या हैं, हॉबीज़ क्या हैं, स्पोर्ट्स क्या हैं, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो उनके बारे में पूरा आपको ज्ञान अच्छे तरह से होना चाहिए, ये तो पूछा ही जाएगा। फिर बिहार स्पेसिफिक सवाल काफ़ी पूछे जाएंगे, मेजॉरिटी उसी का होगा, और नेशनल इंटरनेशनल, इन सबको आप तैयार करके जाएंगे तो बेहतर कर पाएंगे, ठीक है? ऑनेस्टी का जैसे, हाँ जी, ऑनेस्टी का जैसे आप बात कर रहे थे, तो ऑनेस्टी को ब्रॉड फ्रेम में देखिए कि क्या है ऑनेस्टी। एक शब्द को लेके कि मैं सुबह उठ जाता हूँ तो मैं ऑनेस्ट हो गया, या मैं झूठ नहीं बोलता तो ऑनेस्ट हो गया, ये एक बड़ी छोटी सी एप्लीकेशन है ऑनेस्टी की, ठीक है? और सुबह उठना कायदे से डिसिप्लिन में आएगा, सेल्फ डिसिप्लिन में आएगा। देखिएगा इस चीज़ को अच्छी तरह। ओके, कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, काफ़ी भाई इन्हीं पे काम कीजिए, आपके पास टाइम है अभी, जी सर, ठीक है? चलिए, थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।